हेलो एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। जी हाँ, जिसके अंतर्गत हम नेट जेआरएफ के भूगोल विषय, जो कि वैकल्पिक विषय के रूप में है, भूगोल विषय के उन खास टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये टॉपिक किसी भी यूनिट से हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि हम इकाई 1 से शुरू करें, इकाई 1 के बाद 2, 3, 4 क्रमशः आगे की इकाइयों के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हम उन पर चर्चा करें। आपने देखा होगा पिछली वीडियो इकाई 1 यानी भू आकृति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट पर आधारित थी, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित थी, जिसका नाम था वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। ठीक है, इस पर हमने चर्चा की कि आखिर यह थ्योरी क्या है, इसके संदर्भ में वैगनर ने क्या कहा है, उसमें क्या आलोचनाएं थी, क्या दोष थे। आज की हमारे टॉपिक का आज की हमारी वीडियो का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या कहें जो विषय है उसका नाम है चक्रवात, साइक्लोन। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं वर्तमान परिदृश्य में जो साइक्लोन के आने की प्रवृत्ति है वह बढ़ गई है। खासकर उष्णकटिबंधीय साइक्लोन की जो प्रवृत्तियां हैं वे लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण है गर्मी का बढ़ना। जो वायुमंडल में गैसों के द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव है वह भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो हमारा तापमान है ओवरऑल वह बढ़ रहा है, और तापमान के बढ़ने से जो महासागर है उनसे क्या हो रही है, आर्द्रता ऊपर की ओर उठ रही है, या आप कह सकते हैं जलवाष्प ऊपर की ओर उठ रही है, जो कि आसपास की वायु को आर्द्रता प्रदान करती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जरूरी है कि आखिर चक्रवात क्या है हम यह जानें। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं हम यह जानें। चक्रवात की उत्पत्ति के कारण क्या है हम ये जानें, क्योंकि साइक्लोन हम सभी जानते हैं वर्ष भर चर्चा में रहते हैं, खासकर ग्रीष्म काल के समय तो और भी सुर्खियों में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि ग्रीष्म काल के समय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चर्चा में आ जाते हैं, और चक्रवात की उत्पत्ति के कारण क्या है, इनके बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम चक्रवात के बारे में, और चक्रवात को पढ़ने के लिए हमें किस बारे में या किस विषय में सबसे ज्यादा जानना जरूरी है, हम इसके बारे में चर्चा करें। देखिए, जब हम चर्चा करते हैं चक्रवात की यानी साइक्लोन की, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात हो जाती है यह जानना कि आखिर साइक्लोन के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो देखिए, जब भी साइक्लोन की चर्चा हो तो आप ध्यान रखें कि यह वायु के प्रवाह से संबंधित है। ठीक है, वायु के प्रवाह में जब तीव्रता बढ़ती जाती है, उसकी गति लगातार बढ़ती जाती है, तो यह विनाशकारी रूप धारण कर लेती है और इस वजह से चक्रवात आते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है हम यह जाने वायु के बारे में। तो देखिए, वायु मतलब गैसों का मिश्रण। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होती है, जिसे हम पवन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो गैसों के मिश्रण या आप कहें कि वायु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, पवन कहलाता है, विंड कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर जानना यह महत्वपूर्ण है कि वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे स्थानांतरित होती है, क्यों जाती है। तो दरअसल वायु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है किसकी वजह से, यह होता है प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से, यानी वायु दाब में विभिन्नता की वजह से या भिन्नता की वजह से, ध्यान रखिएगा। तो जब इनमें डिफरेंस उत्पन्न होता है या प्रेशर डिफरेंस होता है, इस वजह से वायु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या करती है, गति करती है या स्थानांतरित होती है। अब यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि यह चक्रवात में कैसे काम करती है। तो ध्यान रखें कि वायु की गति हमेशा हाई प्रेशर से, या पवन की गति हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। यानी जहां पर लो प्रेशर होगा वहां से पवनें हटेंगी, और जो हाई प्रेशर की पवनें हैं, जिन्हें ठंडी पवनों के नाम से भी जाना जाता है, ये लो प्रेशर की ओर बढ़ेंगी। अब ये कैसे होगा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
बहुत ही सामान्य सा कंसेप्ट है जो कि ज्योग्राफी का आप कह सकते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं। तो जब सूर्य की किरणें जिन्हें हम सौरिक विकिरण के रूप में भी जानते हैं, सूर्य की किरणें महासागर या सागर की सतह पर पड़ती हैं, तो यहां पर क्या होता है, वायु यहां की या महासागर की सतह की ऊपरी जो वायु है वह गर्म हो जाती है। महासागर की या सागर की सतह की वायु या इसकी मुख्य पृष्ठ यानी ऊपरी सतह की जो वायु है जब गर्म होती है तो गर्म होकर यह ऊपर की ओर उठती है, और गर्म होकर यह ऊपर की ओर उठकर ऊपर आर्द्रता के साथ मिलकर क्या होती है, ऊपर बादलों का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहां से वायु उठकर ऊपर की ओर चली गई। अब यहां पर जो क्रिएट हुआ, स्थान क्रिएट हुआ, उसे कहते हैं लो प्रेशर, यानी यहां पर अब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टेम्परेचर या कहें प्रेशर का टेम्परेचर के साथ या तापमान के साथ क्या होता है, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी या महासागर की सतह पर पड़ती है तो महासागर की सतह का तापमान बढ़ जाता है, और जहां भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। और इसी कंसेप्ट के अंतर्गत ये होता है कि जब तापमान महासागर की सतह पर पड़ती है तो हवाएं ऊपर उठ जाती हैं गर्म होकर, और यहां पर लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। अब इस लो प्रेशर वाले स्थान को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि यहां पर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, अब इस लो प्रेशर को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं कहां से आती हैं, ये हाई प्रेशर से। ये ठंडी हवाएं इस स्थान को बहुत तेजी से भरने का कार्य करती हैं, और जब ये ठंडी हवाएं लो प्रेशर को बहुत तेजी से भरने का काम करती हैं तो इन हवाओं की स्पीड बहुत अधिक हो जाती है, और इन हवाओं की स्पीड जब बहुत अधिक हो जाती है तो इसकी वजह से ही चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यानी चक्रवात के उत्पन्न होने के पीछे मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण है टेम्परेचर का पृथ्वी की सतह या महासागरों की सतह पर बढ़ना, जो कि लगभग माना जाता है कि 27 डिग्री होना चाहिए। तो यानी चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तापमान, जो कि 27 डिग्री होना चाहिए, यानी उससे कम है यदि तो चक्रवात उत्पन्न नहीं होंगे। 27 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर होगा उसके बाद चक्रवात उत्पन्न होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं, ठीक है। तो जैसे ही हवा गर्म हुई, हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठने से आप देखिए यहां पर लो प्रेशर बन जाता है। अब लो प्रेशर, चूंकि यहां पर हवा ऊपर उठ गई गर्म होकर, तो उस स्थान को भरने के लिए अब ठंडी हवाएं आती हैं, तो ये ठंडी हवाएं यहां पर इस स्थान को कवर करने की कोशिश करती हैं और बहुत तेजी से कवर करने की कोशिश करती हैं। इस वजह से यहां पर क्या होता है, चक्रवात उत्पन्न होता है। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, चक्रवात जो कि आपने देखा इस इमेज में, चक्रवात का जो केंद्र होता है, ठीक, आपने देखा यहां लो प्रेशर, चक्रवात का जो केंद्र होता है यानी जो बीच वाली स्थिति होती है वो चक्रवात की आंख कहलाती है। क्या कहलाती है, चक्रवात की आंख। और इस स्थान की सबसे खास बात क्या होती है, यानी चक्रवात के केंद्र की यदि हम बात करें तो देखिए यहां तो आसपास बहुत तेजी से हवाएं आगे बढ़ रही हैं, ठीक, चक्रवात के केंद्र में शांत स्थिति पैदा होती है, यानी यहाँ की स्थिति जो है वह शांत होती है, जबकि आसपास क्या होती है, बहुत तेजी से तूफान जैसी स्थिति बन जाती है, ठीक है। एक और बात ध्यान रखिए कि ये जो हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं, वह बहुत तेज गति से लो प्रेशर को भरने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, किस कारण से, किस वजह से ये लो प्रेशर को भरने के लिए ये हवाएं बहुत तीव्र गति से बढ़ती हैं लो प्रेशर की ओर। तो इसके कारण में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है वह है कोरियोलिस बल। यानी आप ध्यान रखें
कि चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कोरियोलिस बल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यह कोरियोलिस बल क्या है? तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, ठीक, और इस घूर्णन करने के क्रम में वह इस दिशा से इस दिशा की ओर घूर्णन करती है। इस घूर्णन करने के क्रम में माना जाता है कि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल क्या होता है? लगभग शून्य होता है, और ध्रुवों पर कोरियोलिस बल क्या होता है? अधिक होता है, ठीक। अब यह मानकर चलिए कोरियोलिस बल यहां पर क्या है? शून्य है, और चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कोरियोलिस बल जरूरी है। और ऐसा माना जाता है कि कोरियोलिस बल कैसे अपना यहां पर प्रभाव जताता है? ध्यान रखें, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो आप देखिए यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ। पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो हवाएं इस दिशा से ऐसे बढ़ती हैं, ठीक। अब ध्यान रखिएगा आप कि कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से ही क्या होता है, तो यहां पर जो हाई प्रेशर से हवाएं हैं वह बहुत तेजी से इस दिशा की ओर मुड़कर लो प्रेशर की ओर जाती है, यानी इसका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कोरियोलिस बल को भी, कोरियोलिस बल कैसे सहायता करता है चक्रवात की उत्पत्ति में। चक्रवात की आंख के बारे में हमने चर्चा की। ध्यान रखिए, अब हम इसे बात करते हैं किसे? स्थल के संदर्भ में, यहां महासागर की सतह पर चर्चा कर लेते हैं। हमने अभी देखा महासागर की यह सतह है, सूर्य का तापमान, सूर्य की किरणें इसकी सतह पर पड़ती हैं और लो प्रेशर यहां क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर के क्रिएट होने से जो हवा है वह या वायु है वह गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। अब यहाँ पर चक्रवात जैसी स्थिति पैदा होती है क्योंकि ठंडी वायु यहाँ के इस स्थान को भरने की कोशिश करती है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ठंडी वायु जब इस स्थान को भरने की कोशिश करती है तो एक समय के बाद ये ऊपर की ओर उठने लगती है। क्यों? क्योंकि चक्रवात का यहाँ पर जो लो प्रेशर है, ये चक्रवात की जो आंख है यहाँ पर शांत स्थिति पैदा होती है। यानी एक बात ध्यान रखिए कि चक्रवात की आने की वजह से, चूंकि यहां से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहां हाई प्रेशर है और बहुत तेजी से लगभग कई किलोमीटर की रफ्तार से यहां हवाएं आगे की ओर बढ़ रही हैं, तो यहां से जल की वजह से, ये जो जल है ना, क्योंकि यहां पर हवाएं आगे बढ़ती है, इनकी वजह से ये जो गर्म वायु है ऊपर जाकर ठंडी भी होती है और यहाँ बहुत तेज या तीव्र गति से वर्षा होती है। ध्यान रखिए, सब चक्रवात की स्थिति में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? चक्रवात की परिधि पर, यहां। और कहां वर्षा नहीं होती है? तो ध्यान रखिएगा, चक्रवात की आंख पर, ठीक है। तो जो चक्रवात की आंख है यहां वर्षा नहीं होती, और चक्रवात की आंख को कोई ऊपर से देखे या कोई व्यक्ति यहां खड़ा हो और ऊपर की ओर देखे तो यहां इसे आसमान साफ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आसमान साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तो हमने देखा चक्रवात की उत्पत्ति को, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, इसे भी क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं चक्रवात के निर्माण में, कौन कौन सी चीजें यहां पर आती हैं। तो हमने देख लिया उत्पत्ति के संदर्भ में। अब आइए चर्चा कर लेते हैं चक्रवात के प्रकारों के संदर्भ में। तो देखिए, चक्रवात का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार जो बहुत चर्चा में रहता है वह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। लेकिन यदि आप बात करें चक्रवातों के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं, तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और एक है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। जिन्हें क्रमशः ट्रॉपिकल साइक्लोन, इंट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में जाना जाता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है यहां पर, ठीक है।
अब सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि जो भारत के आसपास चक्रवात प्रभावित करते हैं वे उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। तो वर्ष भर जो चर्चा में रहते हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात रहते हैं। तो भारत में यदि कोई एग्जाम हो रहा है तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है। किससे रिलेटेड? करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, अब हम यदि बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में, तो ध्यान रखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे खतरनाक चक्रवात के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, और इनकी उत्पत्ति के लिए जो आप कह सकते हैं कि कौन कौन सी वजहों से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखिए महासागर का टेम्परेचर 27 डिग्री होना चाहिए। ठीक, और यह भी ध्यान रखिएगा कि जो महासागर है उसकी तल से अंदर 60 मीटर की गहराई तक जल गर्म होना चाहिए। यानी ये कौन सी शर्तें हैं? ये वे शर्तें हैं जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि चक्रवात की उत्पन्न होने के लिए अनुकूल दशाएं होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में ही कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति या चक्रवातों की ही उत्पत्ति के बारे में समझिए तब होती है जब वायुमंडलीय आर्द्रता पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाए। ठीक है, यानी वायुमंडलीय आर्द्रता यदि अधिक होगी तो यह अनुकूल स्थिति होगी किसके लिए? वायुमंडलीय या कहें चक्रवात की उत्पत्ति के लिए। क्या होंगी? ये अनुकूल दशाओं के रूप में इन्हें माना जाता है। ठीक है, ये तो हमने देखा किसके संदर्भ में कि आखिर किन वजहों से जो चक्रवात हैं वे उत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति की महत्वपूर्ण दशाएं कौन सी हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आखिर चक्रवात की दिशाएं कैसे तय होती है कि किसी चक्रवात की क्या दिशा है। ठीक है, हम बात करें सबसे पहले उत्तरी ध्रुव के संदर्भ में और उसके बाद दक्षिणी ध्रुव के संदर्भ में। मान लीजिए यह पृथ्वी है और यहां पर मान लीजिए लो प्रेशर और हाई प्रेशर हम कैसे शो करते हैं कि यहां पर लो प्रेशर है और यह हाई प्रेशर वाला स्थान है। ठीक, और ठीक ऐसे ही यह लो प्रेशर है और यहां पर हाई प्रेशर वाला स्थान है। ध्यान रखिए उत्तरी गोलार्ध की जब हम बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की जो दिशा है वह क्रमशः, जब हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की उत्पत्ति के बाद की दिशा क्या होगी तो वह यह होगी, यानी इस दिशा से इस दिशा की ओर। तो ये कौन सी दिशा हो गई? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, है ना? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा। वहीं हम यदि बात करें दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में, तो दक्षिणी गोलार्ध के संबंध में यदि हम बात करते हैं तो हवाओं की दिशा क्या होगी? इस दिशा में। ठीक, यानी घड़ी की सुई के दिशा में। दिशा। ठीक, ये तो हमने देखा इसकी दिशा के संदर्भ में। एक और महत्वपूर्ण बात उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में भी ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो अपने व्यास है वे भी बदलते रहते हैं और उत्पत्ति भी इनकी अलग अलग क्षेत्रों में होती है। यदि इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो ये विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। देखिए, जब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति यूएसए के आसपास होती है, फ्लोरिडा के तट के पास होती है या कैरेबियन जो सागर है उसके आसपास होती है, तो उस क्षेत्र में उसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक, जब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति चीन सागर के आसपास होती है या चीन वाले हिस्से के आसपास होती है तो उसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब चक्रवातों की उत्पत्ति भारत या बांग्लादेश के आसपास तटीय क्षेत्रों में होती है तो इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। जब चक्रवातों की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से में होती है तो इसे
विली विली के नाम से जाना जाता है। इस तरह उत्पत्ति के आधार पर, यानी किन स्थानों में चक्रवातों की उत्पत्ति हो रही है, उस आधार पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चक्रवातों के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि चक्रवातों की जो उत्पत्ति है, जब हम बात करते हैं पृथ्वी में, तो चक्रवातों की उत्पत्ति क्रमशः, क्योंकि हमने भी चर्चा की ना कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो यह है 0 डिग्री अक्षांश, यहां से यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जिन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है उन्हें हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक, और एक और बात ध्यान रखिएगा कि लगभग 5 डिग्री तक किसी भी प्रकार के चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक, 5 डिग्री के बाद चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ और साउथ के बीच में इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद 23.5 के बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच, यानी 23 और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ध्यान रखें, किसके बीच? 23.5 से 66.5 के बीच। लेकिन अमूमन इनकी जो सबसे ज्यादा प्रवृत्ति देखी जाती है वह कहां पर देखी जाती है? लगभग 35 से 65 डिग्री के बीच। ठीक है, तो यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चक्रवातों की दिशा के संदर्भ में भी ध्यान रखिए। चक्रवातों की दिशा यहां से, यदि मान लीजिए कि 8 डिग्री के आसपास कोई चक्रवात उत्पन्न हुआ या 10 डिग्री के आसपास 23 डिग्री से पहले कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है तो उसकी दिशा पश्चिम की ओर होती है, यानी शिफ्ट कर जाते हैं किस तरफ? पश्चिम की ओर। और यदि किसी स्थलीय भाग से टकराते हैं तो उसके बाद इनकी दिशा उत्तर की ओर हो जाती है। और चक्रवातों की समाप्ति कैसे होती है ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे चक्रवात पश्चिम की ओर चूंकि बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो किसी स्थल भाग के पास जैसे पहुंचने लगते हैं तो इनकी क्रमशः इनका जो प्रभाव है वह कम होता जाता है। और फिर अंत में जैसे ही स्थल भाग के पास पहुंचेंगे उसके बाद उसकी थोड़ा और अंदर पहुंचेंगे तो इनका जो प्रभाव है वह लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो चक्रवात हैं वो उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के पीछे उनकी यही सब वजह हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा चक्रवातों के संदर्भ में ही, चिक्की चक्रवात है वह काफी खतरनाक होते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की रफ्तार के अनुसार उन्हें कई नामों में डिवाइड किया गया है। यानी आप सब कह सकते हैं सबसे पहले क्षीण चक्रवात, जिनकी रफ्तार लगभग 32 किलोमीटर पर आवर होती है। उसके बाद हरिकेन, इनकी रफ्तार लगभग 120 किलोमीटर पर आवर होती है। और सबसे लास्ट में है सुपर साइक्लोन या सुपर चक्रवात। इनकी रफ्तार काफी अधिक, लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक चक्रवातों के रूप में जाने जाते हैं जो कि सुपर साइक्लोन या सुपर चक्रवात कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जाना चक्रवात के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में, इनके प्रकारों के संदर्भ में, इनकी दिशा के संदर्भ में, इनकी उत्पत्ति किन किन वजहों से होती है इसके बारे में। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक अलग और महत्वपूर्ण विषय को लेकर जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। तब तक के लिए शुक्रिया।